हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें आज के दिन आती हुई देखने को मिली है। फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन का सबसे पहला वीडियो आप लोगों ने शायद से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग देख लेना। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे सामने रखी थी। पैकेजेस से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट थी, बाइफर्केशन से रिलेटेड किस सेक्टर को यहाँ पे मतलब राहत मिलने वाली है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। 15 मिनट का वीडियो है, 1.5 घंटे में क्या हुआ उसका सारा निचोड़ 15 मिनट में आप लोगों को मिल जाएगा। बट इसी से रिलेटेड अभी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कमेंट से ही मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अंदाज़ा आ जाता है कि किस टाइप के वीडियोस मुझे बनाने चाहिए, क्योंकि जो डाउट बहुत सारे कमेंट्स में आते रहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी वही चीज़ें चलती रहेगी। सो इसके चलते कौन से स्टॉक को सर फ़ायदा होगा एंड कौन सा स्टॉक हम लोगों ने खरीदना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये जो राहत पैकेज की बातें रहेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन कंपनीज़ को फ़ायदा होता ही है। पर कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ लॉजिकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है कि आप कंप्लीटली उन चीज़ों को डिनाई भी कर सकते हो। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई 100% कभी सही नहीं जाता हूँ एंड ना कभी जाऊँगा भी। तो जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, बाकी चीज़ों को आप लोग चाहो तो छोड़ भी सकते हो। सो निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि, या फिर हम कह सकते हैं भारत सरकार ने यहाँ पे सेकेंड वेव जो कोविड की आई है इसके चलते राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें से आज 1.1 लाख करोड़ से रिलेटेड बाइफर्केशन यहाँ पे बताया गया। एंड टोटल हम लोग को लगभग 6.28 लाख करोड़ तक का ये स्टिमुल पैकेज देखने को मिला है। सो मुद्दा ये नहीं है, ये जो स्टिमुल पैकेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है उसमें से कौन से सेक्टर को फ़ायदा पड़ेगा एंड कौन से स्टॉक उठाने चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा है। बट अगेन कह रहा हूँ कि यही सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होने वाली है। देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, स्टिमुल पैकेज। स्टिमुल मतलब राहत पैकेज, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सेक्टर जिनको बूस्ट देना है। वहीं पे हम लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती है दोस्तों कि ऐसे सेक्टर जो कि खुद बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन से हो सकती है, या फिर उनके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसके साथ वो डील करते हैं वहाँ पे डिमांड से रिलेटेड कोई ना कोई गड़बड़ी चलती होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस ख़राब चल रहा है। शायद से उनकी बैलेंस शीट ख़राब हो गई होगी, पीएनएल ख़राब हो गए होंगे, कैश फ्लोज बिगड़ गए होंगे। जो पहले कंपनीज पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते थे आज नेगेटिविटी में चल रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए ये पैकेज लाया गया है। मतलब आपको समझ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि जो सेक्टर स्ट्रगलिंग मोड में है वहाँ पे आप निवेश करने क्यों जा रहे हो। देखिए, ये न्यूज़ का जो फ़ायदा है ना वो ट्रेडर्स लोग ज़रूर उठा सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ऑब्वियसली तेज़ी आएगी वहाँ पे 2-3%, 4-5% वो कमाएंगे। बट एज अ इन्वेस्टर हम लोग इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है कि राहत पैकेज। ऐसे सेक्टर जो कि स्ट्रगलिंग मोड में है उनके लिए ये पैकेज है। अभी आप आईटी के लिए कभी सुने कि पैकेज मिलने वाला? क्यों मिलेगा? इतना दबा कर कमा रहे हैं वो लोग, बिल्कुल नहीं मिलेगा उन लोगों को। केमिकल के लिए सुना है? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कोई चीज़ें रहेगी तो हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड। या फिर केमिकल की बात करें तो एक बार फार्मर से जुड़ी हुई कोई चीज़ें मिलेगी, बाकी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो मतलब बताने का मेन मुद्दा समझिए कि यहाँ पे राहत पैकेज से रिलेटेड जब भी न्यूज़ आती है, जो स्टॉक्स भागते हैं वो ट्रेडिंग के लिए ठीक रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। क्योंकि वो खुद ही स्ट्रगलिंग मोड में चलते हैं। जब मार्केट टॉप लेवल पे है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वो स्टॉक नीचे है। क्यों नीचे? क्योंकि उनका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। तो ऑब्वियसली सरकार का मेन मुद्दा ही वही होता है कि ऐसे बिजनेसेस को भी बढ़ावा देना चाहिए, बचाना चाहिए, राइट। तो यही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखनी है। तो सरकार ने यहाँ पे सबसे पहले किसके लिए बातें बताई? टूरिज्म के लिए। अगर हम लोग बात करें टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इसके लिए यहाँ पे क्या उन्होंने बात बताई, राहत पैकेज यहाँ पे दिया जा चुका है। एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो टूरिस्ट से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है आप देख सकते हैं, ट्रैवल सर्विसेज से रिलेटेड, वो सारे हम लोग को तेज़ी में देखने को मिल सकते हैं। प्राइसिंग के ऊपर फोकस मत रखना, शायद से कभी कभी प्राइसिंग यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज़ के, राइट। तो यूजुअली अगर आप ये कंपनीज देखोगे, थॉमस कुक, कॉक्स एंड किंग, ये तो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर चलने वाली कंपनी है। इजी ट्रिप ये तो अभी अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, राइट। बट जैसे मैंने कहा कि हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चाहिए, तो ये सारे स्टॉक इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये तो जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई है। देखा जाए तो मैक्सिमम कंपनीज हम लोगों को स्मॉल कैप से भी छोटी देखने को मिल रही है।
राइट। तो इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि ऐसे कंपनीज में न्यूज़ के चलते इन्वेस्ट करना ये बहुत ही डेंजरस चीज़ साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे कंपनी स्ट्रगलिंग मोड में चल रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका पता होना चाहिए। अभी चलिए, इसमें अगर कोई ऐसा स्टॉक हम लोगों को मिल ही जाता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो हम लोग बात कर सकते हैं, चलो ऐसे स्टॉक को हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो फायदा ही देने वाला है। तो ऐसा कोई स्टॉक है तो एक ही स्टॉक है जिसका नाम है IRCTC। अभी इनका मेन धंधा सिर्फ टूरिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक रेलवे से रिलेटेड काम करते हैं, कैटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं एंड टूरिज्म भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसको इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, पूरा ऐसा फ़ायदा होगा उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे। बट हम कह सकते हैं कि चलो IRCTC मोनोपोली है, रेलवे से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है जिसको अभी तक तो कोई फिलहाल टक्कर देने वाला नहीं है, राइट। तो उसका फ़ायदा IRCTC को फ्यूचर में थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है। तो ब्लाइंडली जाके निवेश मत करना, अभी जाके कल कंपनी के नंबर भी आने वाले वो देखना, चांसेस रहेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस तो धज्जियाँ उड़ी रहेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा देख लेते इंप्रूवमेंट है भी या नहीं, तो उससे हमें पता चलेगा कि रेलवेज वापस स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ऐसे स्टॉक अगर चाहो तो आप लोग फोकस में रख सकते हो, बट सिर्फ न्यूज़ के चलते अगर आप कोई भी स्टॉक्स को पकड़ने जाओगे सेक्टर वाइज तो बहुत मुश्किलें हो सकती है। ये तो शुरुआत है, अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। अभी होटल इंडस्ट्री को भी, मतलब रिसोर्ट से रिलेटेड, टूरिज्म में ये भी तो आ ही जाते हैं रिसोर्ट्स की। अगर हम लोग बात करें तो होटल की बात करें तो ये देखिए पूरे होटल वाले स्टॉक मैंने लिस्ट ही आप लोगों के सामने रखी हुई है। प्राइसिंग के ऊपर अगेन फोकस मत करना, शायद से अपडेट कभी कभी नहीं होता है। तो इंडियन होटल है, EIH है, राइट। आप देख सकते हैं लेमन ट्री है, आप लोगों को बहुत सारी ऐसे होटल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। ताज JVK है। तो ऐसे होटल्स की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली ये सारे स्टॉक्स है ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग में चल रहे हैं। मतलब मार्केट में अगर आप देखोगे ना, मार्केट ऐसा ऐसा ऐसे जा रहा है एंड ये स्टॉक ऐसे जा रहे थे, अभी ये नीचे ही है। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप लोग पकड़ते हो तो बहुत ही मुश्किलें आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो न्यूज़ है वो टेम्पररी बेस के ही इसे हिसाब से काम करेगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा काम, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहने के चांसेस इसके बहुत ही रेयर है। अभी होटल में ही अगर आप लोगों को कोई कंपनी देखनी है तो आपको पता है होटल्स में तो देखा जाए तो ITC भी आता है, बट ITC भी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ के साथ जूझ रहा है। तो देखा जाए तो ये सारे कंपनीज न्यूज़ के चलते अच्छे भागेंगे, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, सस्टेन जो बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस सस्टेन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, उसमें ये सारे स्टॉक्स हम लोग को लैग होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इतने जल्दी सारी चीज़ें रीओपन होने वाली नहीं है, ये भी हम लोग को यहाँ पे पता है। देन एविएशन सेक्टर, ये भी देखा जाए तो स्ट्रगलिंग मोड में आते हैं। ये सरकार ने खुद नहीं बोला है कि इनमें हम लोग बात कर रहे हैं, सरकार ने इतना कहा है कि 1.1 लाख करोड़ की जो बात है उसमें से 50,000 करोड़ फॉर हेल्थ केयर किससे रिलेटेड है, नॉन से अगर हम लोग बात करें, एंड बाकी 60,000 करोड़ अदर देन जो बाकी 50 वाले उनसे रिलेटेड। तो एविएशन सेक्टर भी हम कह सकते हैं स्ट्रगलिंग मोड में आता है। अभी एविएशन सेक्टर की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ अभी तक तो 4 ही कंपनीज है। सो ग्लोबल वेक्ट्रा की बात करें, इसको तो छोड़ ही दीजिए। जेट एयरवेज तो अभी तक पता नहीं, रिजोल्यूशन प्लान चल रहा है, वहाँ पे तो ऑपरेटर का खेल चल रहा है, अप्स एंड डाउन। जेट एयरवेज के बाद अगर हम लोग बात करें, स्पाइस जेट ठीक ठाक है, इतना कुछ सॉलिड अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिगो की बात करें, फिलहाल तो ये मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, इसके चलते मतलब इनके नंबर्स लगातार 5 क्वार्टर खराब आ गए, फिर भी ये गिर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अकेला ही कंपनी ऐसा है लिस्टिंग के हिसाब से जिसको एविएशन में निवेश करना है, ये कंपनी ही मदद यहाँ पे कर सकती है। हालांकि इसके भी दिन अभी लॉन्ग लास्टिंग कितना रहेगा वो भी डाउट है, क्योंकि गो एयर का IPO जैसे आएगा शायद से इसकी लिस्टिंग के हिसाब से जो मतलब मोनोपोली है मार्केट के हिसाब से वो चली जाएगी। ऑन रोड तो हम लोगों को बहुत सारे कंपनीज देखने को वैसे भी मिल जाते हैं। सो ये जो स्ट्रगलिंग वाली कंपनी, इसमें आप लोगों ने निवेश नहीं करना है, क्योंकि जैसे बताया जा चुका है कि राहत पैकेज है उनकी मदद के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही कम रिटर्न वहाँ पे आप लोगों को मिल सकते हैं। देन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ ऐसे कंपनीज है मीडिया से रिलेटेड, मीडिया हाउसेस है जिनका बिजनेस लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। अभी इसमें अगर मैं बात करूँ नंबर 1 कंपनी जी एंटरटेनमेंट, अभी यही कंपनी अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो आप लोग भाग जाओगे। यही कंपनी एक ज़माने आप कहोगे तो मतलब 500-600 के आसपास थी, आज खुद अगर आप देखोगे तो मतलब आधे दाम के ही करीब यहाँ पे चल रही है, जो इनके ही सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करें PVR या फिर आइनॉक्स जैसे जो थिएटर से जुड़े हुए कंपनीज है, ये स्टॉक्स बहुत अच्छे, बट करेंगे क्या? कोविड के चलते थिएटर्स, मॉल्स अभी तक खुले ही नहीं है, मैक्सिमम थिएटर्स हम लोग को मॉल्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में इनको यहाँ पे राहत तो ज़रूर मिलेगी, बट बिजनेस रीगेन स्टार्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो एक सडनली जंप आएगी वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वक्त अभी भी लग सकता है, क्योंकि इनके नंबर्स हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ख़राब नंबर देखने को मिल रहे हैं। इनमें इनका कोई दोष नहीं है, अभी करेंगे क्या? लॉकडाउन लगेगा तो कैसे यहाँ पे लोग आएंगे एंड कैसा बिजनेस होगा? सो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। सो दोस्तों इतनी सारी बातें तो मैंने बोल दी,
बट इसमें तो कोई ना कोई ऐसा सेक्टर रहेगा जो कि फ़ायदा उठा सकता है। सरकार ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया है, तो यस दोस्तों, उसमें एक ही सेक्टर है एंड वो है बैंकिंग सेक्टर। यस, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे कहा है, जो पैकेजेस की बात की है, पैकेजेस मतलब ऐसा पैसे बांटने वाले नहीं है, खैरात नहीं है जो हम लोग कहते हैं ना, उनको अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोन प्रोवाइड होने वाला है ना, जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम लेवल पे देखने को मिलने वाला है। जो पहले मार्केट रेट था, जो प्रिस्क्राइब्ड जो रेट रहते हैं, आरबीआई जो रेट्स डिसाइड करता है, उससे हम लोग को कम रेट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो लोन के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 100 करोड़ तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है। अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग लोन यहाँ पे बताए जा चुके हैं। सो बैंक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। सो बैंकिंग स्टॉक के ऊपर आप लोग चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो। ड्यूरिंग द मतलब ये अनाउंसमेंट भी यहाँ पे चल रही थी, आप लोग कह सकते हो आखिर में हम लोग को बैंक वैसे तो नीचे ही थी, 3 बजने के बाद हम लोग को प्रीवियस क्लोज को तोड़कर बैंक जो निफ्टी बैंक रहता है वो हम लोग को थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। सो बताने का मकसद यही है कि बैंकिंग स्टॉक्स को इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, एंड बैंकिंग स्टॉक में भी जो फ़ायदा होगा, हम एक ही चीज़ करने वाले, जो हमारे रडार पे जो बैंक्स रहते हैं उन्हीं के साथ हम लोग रहना पसंद करेंगे। अननेसेसरली इधर उधर सरकारी बैंक में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर जाना ही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स इट, बात खत्म। और कोई भी सरकारी बैंक में जाना नहीं है। टेम्पररी स्केल के लिए वो जंप कर सकते हैं, नहीं भी किया तो भी चलेगा, एसबीआई के साथ ही रहो, बाकी कोई भी बैंक के साथ मत जाना। प्राइवेट में जाना है तो एज यूजुअल एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, ये कुछ लिस्ट है जो कि मैंने अपने हिसाब से की है। ऑब्वियसली इसका ये नहीं होता है कि बाकी बैंक्स खराब ही हो गए करके, राइट। तो ये आप लोगों ने एनालिसिस करना चाहिए कि बैंकिंग स्टॉक्स को यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, बाकी स्टॉक्स को भी फ़ायदा होने ही वाला है, बट वो टेम्पररी रहेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वरना अननेसेसरली जो स्टॉक्स आप लोग मतलब आपके रडार पे नहीं है, बट ये न्यूज़ के चलते तेज़ी आएगी एंड वहाँ पे आप लोग खरीद लेते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप लोग बाद में फंस सकते हो। तो इसलिए पहले ही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, हमेशा अच्छे स्टॉक्स के साथ ही रहना, ऐसे सेक्टर के साथ ही रहना जिनको राहत की पैकेज की ज़रूरत ही नहीं है, जो अपने दम के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे सेक्टर आप लोगों को गजब के रिटर्न ही कमा कर दे देंगे। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को मेन चीज़ें समझ में आई होगी, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।